कि जब राजतंत्र था तो तलवार चलते थे, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, राजशाही तब बदली जाती थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से आज मुजफ्फरपुर में आगमन हुआ आपका, पद यात्रा का कार्यक्रम भी आपका है। क्या मैसेज है, किस उद्देश्य से जो है आपका ये पद यात्रा है, क्या मैसेज है? देखिए, देश को आज़ाद हुए लगभग 75-76 साल हम लोग इस वर्षगांठ को आगे बढ़ा रहे हैं और देश में डेमोक्रेसी आएगी 1950। एक बहुत बड़ा तबका बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उनको रोजी रोटी के लिए, मैं बिहार स्पेशली बिहार की बात करूं, उनको रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और एक अपमान सहना पड़ता है। यहाँ सरकारें बदलती हैं लेकिन जो जिम्मेदारियां सरकारों की वो नहीं बदलती। हमने प्रयास किया है और बड़े प्रोटेस्ट से जो है सरकार से अपना संदेश दे रहे हैं। यहाँ भी हमारी बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा पैदा करो, कमजोर शोषित वर्ग उठ खड़े हो, ताकतवर बनो, ये यात्रा जो है यहाँ चल रही है। उसकी शुरुआत हमने पश्चिम चंपारण से की। आज हम लोग दूसरे जिले पूर्वी चंपारण मोतिहारी होते हुए, मुझे क्योंकि वापस लौटना है, 12 तारीख को हमारा प्रोग्राम है भोपाल में, हमने ये प्रयास किया है कि जो पिछड़ी जातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी और तो दलित समाज की जातियाँ हैं जो वोट देती है और ठगी जाती है, लेकिन जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं उन पे भी सरकार जवाब नहीं देती। उनके बाद चुनाव के बाद नेता उनकी बस्तियों में नहीं आते। उन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और उनको समझाया जाए कि जब राजतंत्र था तो तलवार चलते थे, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, राजशाही तब बदली जाती थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार है जो बालिग। आप अपनी वोट का अगर सही प्रयोग करेंगे तो अपने प्रदेश में अपनी जो बुनियादी समस्या है उनको हल कराने और जो नए अवसर पैदा होने हैं उनके लिए आप लोग ताकतवर हो जाओगे। और हमारा प्रयास है। राज्य सरकार अब तक जो है बुनियादी सुविधा देने में विफल रही। आप मुझे आप अपने आप बता दीजिए, आपको बेरोजगारी के आंकड़े यहाँ मिल जाएंगे। जो 6 महीने पश्चिम और पूर्वी चंपारण जो बाढ़ से पीड़ित होता है उसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो यहाँ का बड़े पैमाने पे आपने कोरोना काल में देखा कितना मजदूर यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली गया और कितना बेबस होकर मैं यहाँ लौटा। ना यहाँ की सरकारें ना वहाँ की सरकारें उनके आने जाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। और जो कास्ट एट्रोसिटी, जातिगत भेदभाव, नौजवान लोगों के लिए रोजगार की समस्याओं के साथ साथ जो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है कमजोर वर्गों के लिए, दलित और पिछड़ी जातियों के लिए, वो लगभग अल्पसंख्यकों के लिए वो लगभग बंद कर दिया सरकारों ने। हमारा एकमात्र निश्चय ये है कि अब हम इन लोगों पे बहुत भरोसा कर चुके। अब हम अपने आंदोलन के जरिए जो शोषित वंचित वर्ग है और उनमें जो नौजवान ऐसे हैं या जिम्मेदार लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर दिलचस्पी है, उनको हम तैयार कर रहे हैं। इन नेताओं पे अब हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो गया। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर तरह तरह की टिप्पणी आती रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये एक अच्छा सकारात्मक कदम है। मैं चाहता हूँ पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके बताया जाए कि इस देश की वंचित जातियों को आज़ादी के बाद इतना अन्याय सहने पर भी क्या मिला। हम अंग्रेजों के समय भी नहीं हालातों में, तो आज भी नहीं हालातों में अपने अधिकारों के लिए बोल भी नहीं सकते। जिस सरकार से आवाज उठाते हैं वही मुकदमे लगा देती है, जेल भेज देती है, लाठियों से पीटती है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आप इस गांव में देखिए 20 मकान आपको छप्पर वाले मिल जाएंगे, तो बताइए कितनी बुनियादी। जो सरकारें सम्मान से जीने के लिए छत भी नहीं दे पाई, उन्होंने क्या सुविधाएं दी हैं? आज भी रोजी रोटी के लिए तमाम तरह के अपमान सहने पड़ते हैं और जो रोजी रोटी थोड़ी बहुत जमींदार उसको कब्जा लेता है, फिर यहाँ जो है अन्याय होता है। तो हमने लक्ष्मणपुर बातें भी देखा। 2024 में आज़ाद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में। आज़ाद समाज पार्टी 2020 का चुनाव हुआ था विधानसभा, वो भी यहाँ मजबूती से लड़ी थी अपने गठबंधन दलों के जरिए। और 2024 का जो चुनाव है उसके बाद का जो विधानसभा चुनाव वो भी अपने दम पे मजबूती से लड़े। निकाय चुनाव या गठबंधन करके ये फैसला पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता खड़े हैं, बुजुर्ग साहब, रवि कुशवाहा जी, इनका फैसला है। पार्टी का वर्कर होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी जिस क्षेत्र में जाने की, जहां मेहनत करने की, मैं उसको जाके करूंगा। हमारे यहाँ एक परिवार है, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमारे यहाँ एक अच्छा अवसर ये है कि हम एक दूसरे की सुनते हैं, किसी के ऊपर थोपते नहीं। चंद्रशेखर जी, रामचरितमानस को लेकर बिहार से लेकर और यूपी तक बवाल मचा हुआ है। आप क्या मानते हैं कि ये जो रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने जो बयान दिया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई वर्ग पढ़ेगा, पढ़ के जानेगा कि उनके लिए क्या लिखा गया है और जिस बात पे उनको आपत्ति है वो अपनी आपत्ति जाहिर करेगा, तो जिन लोगों के पास चाबी है उसमें बदलाव की, उनको हमारे कामयाबी देख कि अगर किसी बात से एक बड़ा वर्ग और महिलाएं अपमानित हो रही हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए।
आप इसको सही मानते हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इससे भी बड़ी दिक्कतें जो है ना देश में, रोजी रोटी और स्वाभिमान सम्मान की है, जातिगत अत्याचार की है। आज हमें जवाब देना चाहिए कि कितने लोगों को, जो पाल, प्रजापति, कुशवाहा, निषाद, ये तमाम जातियां जो हैं, कुम्हार, सैनी, मौर्य, शाक्य, इन जातियों को चमार, दुसाद, पासी, पासवान, ये जो जातियां हैं, इनके कितने बच्चों को सरकार रोजगार दे रही है? आज हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। कितने लोगों को सरकार ने जमीन दी, आज हमें इस पर बात करनी। इनके इन वर्गों के साथ जो भेदभाव होता है वो क्या खत्म हो गया देश में? क्या जो बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार होता है वो खत्म हो गया? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि यहाँ बड़े पैमाने पे महिलाओं के साथ अन्याय होता है। आज हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि रामचरितमानस में टिप्पणी से शायद मेरे लोगों को अधिकार ना मिले, लेकिन अगर हम लोग अपनी आवाज को जोर तरीके से उठाएं और अपनी यात्रा को मजबूत करें, जो 6 मार्च को खत्म हो रही है पटना में, तो शायद सरकार को हमारी मांगे सुननी पड़ेगी। कुल मिला जुला कर मानते हैं कि रामचरितमानस पर जो आज देश में तरह तरह की बहस हो रही है, क्या ये लोगों को मुख्य मुद्दा से भटकाने की बात है? मैं इससे सहमत हूँ, मगर मैं इस बात से भी सहमत हूँ, जैसा मोहन भागवत जी ने कहा, हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैं मोहन भागवत जी को भी बहुत ताकतवर आदमी मानता हूँ, क्योंकि उनकी सरकार है केंद्र में। तो मैं चाहता हूँ कि अब जातिगत एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने से अच्छा है कि किस जाति ने क्या किया। हमें जाति खत्म करके जाति विहीन समाज बनाने के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे इंसानों का सम्मान। जो जाति की नफरत है उसकी वजह से छोटे बड़े बने हुए, अगड़े पिछड़े बने हुए, उनकी वजह से बड़े पैमाने पे जो वंचित जातियां हैं, जिनमें दलित और पिछड़े और आदिवासी आते हैं, उनको बहुत अपमान सहना पड़ता है। उनके मेहनत करके आगे बढ़ के भी उनको तमाम तरह की गाली और अपमानजनक शब्दों से रोज जो है सामना करना पड़ता है। अब इन पे चर्चा का समय आ गया है कि कोई भी, जब भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार और बराबर का सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अवसर देता है, तो फिर ये अन्याय अत्याचार क्यों? हम नहीं चाहते किसी भी महिला का अपमान हो, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पे दलित पिछड़ी जातियों की महिलाओं को, आदिवासियों की महिलाओं को अन्याय सहना पड़ रहा है। सर, बिहार में बहुजन समाज की सरकार है और आप बहुजन समाज जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या हो सकता है सर बिहार में? देखो, जुड़े तभी तो बीजेपी जैसी सरकार से मुक्ति मिली, नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? तो जो और कमी रहेगी उसको जोड़ने का भी हम लोग प्रयास सर करेंगे। एक सवाल, आपके लोग सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, क्या अभी तक आपके समाज का क्या हुआ अभी तक उन लोगों के? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हमारा समाज अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, वरना जनरल सीटों पे हमारे लोग क्यों लड़ते? मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम इस बार जनरल सीटों पे भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के लोगों को यहाँ लड़ाएंगे। सर, सुरक्षित सीट वाले लोग अभी तक आपके लिए क्या किया? सुरक्षित सीट वाले को काशीराम साहब उनको बताए हैं कि वो जिन पार्टियों में हैं और जिन पार्टियों के, जिन लोगों के वोट से जीत रहे हैं, उनका काम करते हैं। इसलिए उन्होंने इस पूरे जो आंदोलन जिससे राजनीतिक आरक्षण है उसको चमचा युग कहा। मैं ये मानता हूँ कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जिस दल में है उसकी विचारधारा और अपने मालिक के हिसाब से काम करेगा। और कई बार हमारे साथ इतने बड़े अधिकारों का हनन होता है, लोग चुप रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। वहाँ आरक्षण की तरफ से प्रतिनिधि तो पूरा हो रहा है, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जा रहे। इसलिए हमारा प्रयास है कि बहुजन समाज में भाईचारा पैदा होगा तो इन वर्गों से वास्तविक प्रतिनिधि जाएंगे और इन वर्गों के हितों के लिए लड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल है, क्या चंद्रशेखर आजाद 2024 में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। ये फैसला पार्टी का है। मैंने आपसे फिर कहा, हमारे यहाँ 1 तारीख को पार्टी मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि मुझे 2 दिन के लिए जाना है तत्काल बिहार में यात्रा को शुरू कराने के लिए। फिर बीच के 4 कार्यक्रम मुझे दे दिए गए। मैं लगातार आता रहूँगा। जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उनको आपके बीच में रखेंगे। हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं कि नेता ने जो कह दिया वही होता है। हमारे सब लोग नेता हैं। रवि जी हमारे बड़े नेता है, गुजर साहब हमारे बड़े नेता है। हम लोग मिलकर जो फैसला लेंगे, इनका आदेश होगा तो लड़ा भी जाएगा। चाहे हाजीपुर लड़ा जाए, समाज पार्टी सर, चाहे सासाराम लड़ा जाए, चाहे गोपालगंज लड़ा जाए, जहाँ पार्टी थैंक यू सर। 1 लाख की आजाद समाज पार्टी नीतीश कुमार से सर क्या मांग करेगी जो कि पद यात्रा के बाद? हमारे नेताओं ने पूरा एक वो बनाया है कि इस यात्रा के माध्यम से हम क्या जवाबदेही मांग रहे हैं, तो वो आपको जानना चाहिए।